हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 हिंदी मीडियम से तैयारी। और इस वीडियो में हम लोग कवरिंग करेंगे 23 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, वो सारे कवर करेंगे जैसे हमेशा की तरह करते हैं। तो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आप पीछे के सभी वीडियोज़ को देख रहे होंगे। इस सीरीज को मैंने शुरू किया था 1 जून 2022 से, और एक प्लेलिस्ट है इसके लिए, प्रीलिम्स फैक्ट्स करके, उसी में ये सारे वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ। चलिए देखते हैं सारे पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य, फार्मास्यूटिकल्स उद्योग का सशक्तिकरण, निम्न तापमान तापीय बिलौल जो है बिलवणीकरण एलटीटीडी तकनीक, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ यूरोपीय संघ का पाम तेल पर जो विवाद है ये, अनुकूलित आपूर्ति श्रृंखला, इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने की पहल, ये सारे पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे खिलौनों की सुरक्षा और पहलुओं पर बीआईएस मानक, किसी भी सतह को वायरस बैक्टीरिया से बचाने हेतु नया स्प्रे कोटिंग, एमआईएसटी पनडुब्बी केबल सिस्टम और सेंटारस, ये सारे पॉइंट्स फटाफट से देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फार्मास्यूटिकल्स उद्योग का सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। औषध उद्योग में भारत के मौजूदा विनिर्माण कौशल को बढ़ावा और उद्देश्य से भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय का फार्मास्यूटिकल्स विभाग औषध उद्योग को मजबूत बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल्स उद्योग का सशक्तिकरण, स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री जो है यानी एसपीआई के बैनर तले कई पहले शुरू करने की योजनाएं बना रहा है। कौन से इनिशिएटिव? तो ये 3 पहले निम्नवत हैं, इनको आप देखो। यह औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना PATUAS, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम PTUAS, फार्मास्यूटिकल MSMEs को उनकी तकनीक को अपग्रेड करने के लिए एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड प्रदान करेगा। यह 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 10% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगा। इसके तहत न्यूनतम चुकौती अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है। इसके अलावा सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता, असिस्टेंट टू फार्मा इंडस्ट्रीज फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम APICF के तहत सरकार 20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा की सूरत में 70% पूंजी अनुदान के रूप में सरकारी सहायता प्रदान करके प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और ऐसी अन्य सामान्य सुविधाओं के निर्माण का समर्थन करेगी। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम, इसका उद्देश्य फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों का डेटाबेस बनाना है। तो ये योजनाएं औषध क्षेत्र में MSMEs इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल और ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। साथ ही फार्मा क्लस्टर्स के शोध केंद्र, टेस्टिंग लैब और ETP सहित सामान्य सुविधा केंद्रों के लिए प्रत्येक को 20 करोड़ रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराती है। इन योजनाओं में छोटी कंपनियों को अपनी सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण मानकों के अनुसार अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। LTTD तकनीक, निम्न तापमान तापीय बिलवणीकरण। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने स्वायत्त संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से समुद्री जल को पीने योग्य में पानी में बदलने के लिए निम्न तापमान तापीय बिलवणीकरण, लो टेम्परेचर थर्मल डिसलेशन यानी LTTD तकनीक विकसित की है। एक मेथड है, ठीक है, समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए। इस तकनीक का लक्षद्वीप समूह के द्वीपों में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है। तो कैसे है इसको आप समझ सकते हैं। LTTD तकनीक लक्षद्वीप समूह द्वीपों के लिए उपयुक्त है क्योंकि प्रौद्योगिकी के अनुसार समुद्र की सतह के पीने और गहरे समुद्र के पानी, मतलब समुद्र की सतह का पानी और गहरे समुद्र के पानी के बीच का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस का उसमें अंतर होता है। तो इसको ऐसे किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस को समझाया गया है कि प्योर वाटर या एयर एंड वाटर, वैक्यूम पंप है, एवोपरेशन, फ्लैश चैम्बर, एयर वाटर वेपर, फिर इसमें ये टेम्परेचर यहाँ पे इतना टेम्परेचर, सरफेस वाटर का, ये डीप का टेम्परेचर इतना होता है 17 के आसपास, सरफेस का 27.5। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा सिस्टम है। नेक्स्ट है, ये क्या विवाद है?
पाम तेल को लेके मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ यूरोपीय संघ का कॉन्टेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ ने पहले 2030 तक असंवहनीय ताड़ के तेल अनसस्टेनेबल पाम ऑयल के आयात को समाप्त करने का फैसला किया था। इंडोनेशिया और मलेशिया का कहना है कि यूरोपीय संघ के ताड़ के तेल पर लगाए गए प्रतिबंध अनुचित, भेदभावपूर्ण और फसल रंग भेद है। इन देशों ने विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ को चुनौती दी है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया के 2 सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक हैं। पाम तेल के वैश्विक उत्पादन में इन देशों का 90% हिस्सा है। हालांकि इसके अधिकांश मात्रा वर्षा वनों को साफ करके वृक्षारोपण के माध्यम से उत्पादित की जाती है। रीफ्यूल यूरोपीय संघ पहल क्या है ये? हाल ही में यूरोपीय संघ के सांसदों ने रीफ्यूल यूरोपीय संघ पहल के लिए मसौदा नियमों को अपनाया। इसका मतलब होगा कि 2050 तक सभी उपयोग किए गए विमानन ईंधन का 85% संवहनीय होना चाहिए। थोड़ा सा ताड़ के तेल के बारे में समझते हैं। ताड़ का तेल पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पति तेल है जो ताड़ के तेल के फल के मेसोकार्प लाल गूदे से प्राप्त होता है। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग खाना पकाने के तेल के रूप में, सौंदर्य प्रसाधन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, केक, चॉकलेट, साबुन, स्प्रेड, शैम्पू और जैव ईंधन में किया जाता है। बायोडीजल बनाने में कच्चे पाम तेल के उपयोग को ग्रीन डीजल के रूप में ब्रांडेड किया जा रहा है। यह सस्ता है और सोयाबीन जैसे अन्य विकल्पों की तुलना में प्रति हेक्टेयर अधिक तेल उत्पादित करता है। ये भारत ताड़ के तेल का सबसे बड़ा आयातक है और अपनी आवश्यकता का लगभग 40% आयात करता है। सरकार की पहले राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम तेल भारत के घरेलू पाम तेल उत्पादन को 3 गुना 2025-26 तक बढ़ाने के लिए तिलहन के लिए खरीफ रणनीति 2021 पीली क्रांति, ये भी याद रख सकते हो आप। द पाम ऑयल स्टोरी, यहाँ से इसको समझ सकते हो। द मोस्ट वाइडली यूज वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, अ ट्री कैन बी प्रोडक्टिव फॉर 25 years from a tropical climate. Each fruit contains 30 to 35% oil used in food dating back to 10,000 years. Harvest every 10 days. 40 kg of oil is produced by a palm tree every year. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हो लैंड यूज़ इफ़िशियंसी के बारे में, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में। Indonesia and Malaysia provide 85% of the world production. Palm oil creates job 1 worker per 8 hour करके है ये। ग्रोज बेस्ड अराउंड द इक्वेटर के अराउंड ये होता है। पाम, रेप, सनफ्लावर, सोया अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो तो कितना ये है पाम का। नेक्स्ट है अनुकूलित आपूर्ति श्रृंखला। कॉन्टेक्स्ट है कि भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने आपूर्ति से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक दीर्घकालिक अनुकूलित आपूर्ति श्रृंखला रेजिलेंट सप्लाई चेन्स के निर्माण के लिए 4 सूत्री रोड मैप अमेरिका में आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन के दौरान पिछले साल तैयार को अंतिम रूप दिया है। अर्थ क्या है इसका? तो एक अनुकूलित आपूर्ति श्रृंखला का अर्थ है आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के प्रभाव का विरोध करने या इससे बचने की क्षमता और किसी व्यवधान से जल्दी से ठीक होने की क्षमता। आपूर्ति श्रृंखला के लिए खतरा भू राजनीतिक, जैसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का वर्चस्व, युद्ध जैसे यूरोपीय संघ के लिए रूसी तेल, महामारी, चरम जलवायु घटनाएं जैसे हीट वेव और प्राकृतिक आपदाएं। संबंधित पहले इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव की शुरुआत। तो ये 6 स्ट्रैटेजीज फॉर सप्लाई चेन रेजिलेंस, इसमें आप देख सकते हो ये मल्टी सोर्सिंग, नियर शोरिंग, मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क डाइवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन रेजिलेंस में ये प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट ऑन प्लांट हार्मोनाइजेशन, ये सारे हैं इकोसिस्टम पार्टनरशिप, इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी बफर्स। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन को बढ़ावा देने की पहल। कॉन्टेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने की 2 महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई हैं। पहला, बैटरी चालित वाहनों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई मोबिलिटी क्रांति, ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन है ये। ई अमृत इसका नाम है मोबाइल एप्लीकेशन का। एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके अलावा
भारत में उन्नत रसायन सेल बैटरी पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण बाजार पर रिपोर्ट। यह पहल यूके के ग्रीन ग्रोथ फंड तकनीक सहयोग द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट है ग्लासगो ब्रेक थ्रू। इसे COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह संयुक्त रूप से वैश्विक उत्सर्जन के 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में कार्रवाई की एक श्रृंखला है। भारत यूके के ग्लासगो ब्रेक थ्रू ग्लासगो आमूल समाधान पर हस्ताक्षर करने और उसका समर्थन करने वाले 42 नेतृत्वकारी देशों में शामिल है। यूके और अमेरिका के साथ भारत सड़क यातायात पर भी ग्लासगो ब्रेक थ्रू का सह संयोजक है। सड़क यातायात संबंधी आमूल समाधान का लक्ष्य है शून्य उत्सर्जन वाहनों का निर्माण करना, जिनमें 2-3 पहाड़िया वाहन, कारें, वैन और भारी क्षमता वाले वाहन शामिल हैं। इस लक्ष्य के तहत 2030 तक सभी क्षेत्रों में इन वाहनों को सस्ता, आसानी से उपलब्ध और संवहनीय बनाया जाएगा। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता वाहन बाजार है, जहां यहाँ इलेक्ट्रिक वाहन को आगे बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ना जरूर। ग्लासगो ब्रेक थ्रूज एंकर ऑन द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्टर्स ब्रेक थ्रू पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार देख लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है खिलौनों की सुरक्षा पहलुओं पर BIS मानक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो। कॉन्टेक्स्ट है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने भौतिक सुरक्षा, रसायनों से सुरक्षा, ज्वलनशीलता, विद्युत सुरक्षा से संबंधित खिलौनों में के सुरक्षा पहलुओं पर 10 भारतीय मानक जारी किए हैं। इन 10 मानकों में से 7 खिलौनों की सुरक्षा पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर QCO का हिस्सा है। यह गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यह अनिवार्य बनाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलौने सुरक्षा के 7 भारतीय मानकों सूची संलग्न के अनुरूप हों और BIS से लाइसेंस के तहत उनके एक मानक चिन्ह ISI का निशान हो। किसी भी व्यक्ति को BIS लाइसेंस के तहत बगैर ISI मार्क के खिलौनों का निर्माण, आयात, बिक्री या वितरण, भंडारण, किराए, पट्टे या प्रदर्शनी की अनुमति नहीं है। लाइसेंस दिए जाने से पहले खिलौनों को विभिन्न भौतिक, रासायनिक और विद्युत सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए कड़े परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे बच्चों के लिए सुरक्षित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। BIS क्या है ये? तो भारतीय मानक ब्यूरो। BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के अंतर्गत की गई। BIS की स्थापना वस्तुओं के मानकीकरण, मुहरांकन और गुणवत्ता प्रमाणन गतिविधियों के सुमेलित विकास तथा उससे प्रसंगवश जुड़े मामलों के लिए की गई है। BIS मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण द्वारा राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रत्यक्ष और वास्तविक रूप से कई तरह से लाभ पहुंचा रहा है। यह सुरक्षित, विश्वसनीय, गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करता है, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य जोखिम को न्यून करता है, निर्यात एवं आयात विकल्पों को प्रोत्साहित करता है, किस्मों के प्रकार को नियंत्रित करता है इत्यादि। तो ये हो गया BIS क्लैरिफिकेशन, ये मानक पथ प्रदर्शक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है किसी भी सतह को वायरस, बैक्टीरिया से बचाने हेतु नया स्प्रे कोटिंग। कॉन्टेक्स्ट है कि हाल ही में एक स्प्रे करने योग्य कोटिंग की खोज की गई है, जो निरंतर अवधि में कोविड-19 सहित बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण को फैलने से रोक सकती है। ये स्प्रे 2 तरह से काम करता है। हवा से भरे अवरोधकों के माध्यम से वायरस और बैक्टीरिया को दूर भगाना। यदि कोई सतह क्षतिग्रस्त हो जाती है, विस्तारित अवधि के लिए जलमग्न हो जाती है, तो सूक्ष्म सामग्री के माध्यम से रोगजनकों को मारना। इस स्प्रे में प्लास्टिक के संयोजन का उपयोग किया जाता है। अनुप्रयोग की बात करें तो इस कोटिंग को सार्वजनिक संरचनाओं जैसे लिफ्ट बटन, सीढ़ी, रेल, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, रेस्तरां में सतहों पर आरोपित किया जा सकता है। यह कोटिंग बिना किसी हानिकारक दुष्प्रभाव के कीटनाशक के मौजूदा विकल्पों की तुलना में अधिक सुरक्षित है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉन्टेमिनेटेड फ्लड, इसको देख लेना आप, डुअल फंक्शनल कोटिंग सरफेस है। नेक्स्ट है MIST पनडुब्बी केबल सिस्टम। कॉन्टेक्स्ट है कि विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने टुआस सिंगापुर को मुंबई से जोड़ने वाली 8100 किलोमीटर लंबी म्यांमार मलेशिया भारत सिंगापुर ट्रांजिट, म्यांमार मलेशिया इंडिया सिंगापुर ट्रांजिट पनडुब्बी केबल प्रणाली के लिए तटीय नियामक क्षेत्र को मंजूरी दी है। मिस्ट सीधे सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और भारत, मुंबई और चेन्नई को जोड़ेगा और 2016
216 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक की डिजाइन क्षमता प्रदान करेगा। पनडुब्बी केबल। एक पनडुब्बी केबल प्रणाली सबमरीन केबल सिस्टम में समुद्र के विभिन्न हिस्सों में दूर संचार संकेतों को ले जाने के लिए जमीन पर केबल लैंडिंग स्टेशनों के बीच समुद्र तल पर बिछाई गई एक संचार केबल होती है। सबमरीन केबल सिस्टम आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय यातायात को ले जाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे ये शुरू होगा। मुंबई से ऐसे चेन्नई, ये म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। नेक्स्ट है सेंटारस। ये क्या चर्चा में है? तो हाल ही में यूके, यूएस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी सहित कई देशों में एक नए कोविड संस्करण का पता चला है। इस वायरस को 2.75 कहा जाता है। यह ओमिक्रॉन का एक उप प्रकार है, सब टाइप काइंड ऑफ सेंटारस। तो इतने सारे इसके टाइप हैं, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन, बीटा, अल्फ़ा, गामा, ये सब कोविड के टाइप हैं। तो यहाँ पे हमने कवर किया 23 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे थे द हिंदू से, वो जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते थे उन सबको देखा हमने। देख लेना ज़रूर ध्यान से, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और ये आपके आने वाले, अगर आप तैयारी कर रहे हो सच में एकदम अच्छे से 2023 के लिए, तो ये आप करो अच्छे से एकदम, और नोट्स बनाओ, खुद का नोट्स होना चाहिए। इन वीडियो का उद्देश्य एकमात्र यही है कि आप रिवाइज कर सको और ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में हैं या नहीं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।